हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से विजयनगर साम्राज्य के विषय में बात करूँगी। यदि हम विजयनगर साम्राज्य के विषय में बात करते हैं और स्पेशली इस वीडियो में मैं आप लोगों से विजयनगर साम्राज्य के समय में जो वास्तुकला रही थी उसके विषय में चर्चा करूँगी। यदि हम आर्किटेक्चर के विषय में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बात करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि वो उत्कृष्ट नमूनों के तौर पे बहुत सारे महल और मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिस वजह से आगे चल करके इसे राष्ट्र महत्व के स्मारक के रूप में भी स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत सारे जो वास्तुकला के क्षेत्र में निर्माण कार्य विजयनगर साम्राज्य के समय में हुए थे वो विश्व प्रसिद्ध हैं। और तथा विजयनगर साम्राज्य के समय में यदि हम बात करते हैं तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं हम्पी के जिसे सम्मिलित किया गया है। यदि हम विजयनगर साम्राज्य में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कार्य के विषय में बात करते हैं तो प्रमुखतः हमें यहाँ पे द्रविड़ शैली का उल्लेख देखने को मिलता है, या जो निर्माण हुए हैं वो विशेषतः द्रविडियन शैली में ही हमें देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे यदि हम विजयनगर काल के वास्तुकला के विषय में बात करते हैं, परंतु उससे पूर्व मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि आखिर में विजयनगर की जो स्थापना थी वो कब हुई थी और इसका क्या महत्व है मध्यकालीन इतिहास में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के विषय में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1336 में हुई थी और इसकी विशेषता यह है कि यह मध्ययुगीन भारत के काल में एक हिंदू राज्य के तौर पे स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना जो हुई थी वो तुगलक राजवंश के समय में हुई थी, जिस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। अब आगे जब यहाँ पे हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के विषय में, तो जैसा मैंने आप लोगों से अभी कहा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी तथा इसके जो संस्थापक रहे थे वो हरिहर तथा बुक्का राय, दो जो भाई थे, उनके द्वारा की गई थी। यदि हम यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला के विषय में बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य विश्व में अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और यही कारण है कि विजयनगर का हम्पी 1976 में राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में घोषित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य वास्तुकला को संपूर्ण विश्व के द्वारा एक उत्कृष्ट वास्तुकला के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समय में जो वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम भारत में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में या निर्माण के क्षेत्र में बात करते हैं और किस प्रकार से इसने जो भारत की आर्किटेक्चर है या उससे संबंधित जो शैली है उससे संपूर्णता प्रदान करने की कार्य भी की थी। और आगे जब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वास्तुकला के विषय में तो हमें यह आसानी से समझ में आएगा कि क्यों विजयनगर को उसके वास्तुकला के लिए याद किया जाता है। आगे जब हम वास्तुकला के क्षेत्र में और अधिक विजयनगर साम्राज्य के समय में बात करते हैं तो इसका प्रमाण यह है कि विजयनगर रियासत में हम्पी के आसपास के क्षेत्रों में स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया है। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न शासकों द्वारा प्रभावशाली शासन व्यवस्था कायम की गई थी और इस शासन व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषता परिलक्षित होती है वह यह है कि सभी शासकों के द्वारा वास्तुकला में पर्याप्त अभिरुचि का प्रदर्शन किया गया था। यहाँ पे यदि हम विजयनगर साम्राज्य में वास्तुकला के विषय में बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में वास्तुकला को सरकारी प्रोत्साहन और संरक्षण दिया गया था, जिससे विजयनगर साम्राज्य में वास्तुकला का काफ़ी अधिक विकास हो पाया था। जैसा कि हम जानते हैं या जितने भी इतिहास के जो छात्र हैं इससे भली भांति परिचित हैं कि जब भी किसी भी काल में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलती है तो वो बिना सरकारी प्रोत्साहन यानी कि जो शासक हैं उनके प्रोत्साहन और संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है। और ऐसा क्योंकि वास्तुकला के क्षेत्र में शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, जिस वजह से वास्तुकला के क्षेत्र में हमें प्रगति दिखाई देती है। हमें यह ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के वास्तुविदों के द्वारा स्थापित कला में समयानुसार
आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन करते चले गए थे जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे। स्थापत्य कला के विषय में यदि हम बात करें या वास्तुकला के विषय में हम बात करते हैं तो जो क्योंकि ये मध्ययुगीन रहा था साम्राज्य, तो कहीं ना कहीं हमें समावेश भी देखने को मिलता है शैलियों का, और ये प्रभावित करता है जितने भी वास्तुकला के क्षेत्र में कार्य हुए हों या चित्रकला का और मूर्तिकला का। विजयनगर साम्राज्य में वास्तुकला की अत्यधिक उन्नति हुई थी, जिसका प्रमाण विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी के जो अवशेष बचे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के वास्तुविदों के द्वारा वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला की विशेष शैली को अपनाया गया था, जिसके संदर्भ में विद्वानों का मत है कि दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के समय वास्तुकला में द्रविड़ शैली एक स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई थी। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में वास्तुकला के क्षेत्र में निर्मित भवनों, मंदिरों, इमारतों के विषय में, तो इसमें हमें यह दृष्टिगोचर होता है कि द्रविडियन शैली को ही प्राथमिकता दी गई थी। विजयनगर साम्राज्य के प्रभावशाली शासक बुक्का प्रथम थे। विद्वानों का मत है कि ये वास्तुकला का अत्यधिक प्रेमी भी रहे थे तथा उनके द्वारा भारत के सभी विद्वानों, हिंदू शिल्पकारों और कारीगरों को विजयनगर में आमंत्रित किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समय में बहुत सारे जो विदेशी हैं वो आया जाया करते थे। पुर्तगालियों का आगमन भी इस समय मध्ययुगीन काल में विजयनगर साम्राज्य में हमें देखने को मिलता है, और बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स भी इस समय आए थे जिनमें से निकोलो कॉन्टी और नूनीज वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के विषय में, उनके शासकों के विषय में, विजयनगर की जो वैभवता रही थी उसके विषय में, और तथा जो यहाँ पे वास्तुकला के क्षेत्र में जो उन लोगों के द्वारा प्रगति देखी गई थी उसका उल्लेखनीय जो स्मरण या हम कह सकते हैं उल्लेख इनके द्वारा किया जाता है। अगर हम विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत विजयनगर में जो निर्माण कार्य हुआ था उसमें मुख्य रूप से हमें मंडप दिखाई देते हैं। मंडप के अतिरिक्त देवताओं और देवियों के विवाह स्थल के रूप में कल्याण मंडप का निर्माण भी हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि वास्तुकला के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समय में क्या विशेषता रही थी, तो उसमें यहाँ पे ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो मंडपों का निर्माण था और यहाँ पे जो वास्तुकला का प्रयोग हुआ था वह बहुत ही विशिष्ट रहा था, और निर्माण शैली में या जो वास्तुकला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा था। वहीं द्रविड़न शैली में स्तंभों के लिए अलंकृत स्तंभों का प्रचलन देखने को मिलता है। आगे जब हम यहाँ पे द्रविड़ शैली के विषय में बात करते हैं तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य किया जाता था उसमें यह प्राथमिकता दी जाती थी कि अगर कोई आकृति बनाई जा रही है तो वह आकृति और उसका स्तंभ एक ही चट्टान से बनाया जाएगा। जैसा कि हमने प्राचीन भारत के समय में भी देखा है कि जितने भी साउथ में मंदिरों का निर्माण होता था वो एक ही पत्थर की कटाई से होता था, और उसी का हमें उल्लेख विजयनगर के वास्तुकला में भी देखने को मिलता है। विजयनगर की वास्तुकला की विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो इस समय निर्मित मंदिरों के लंबे स्तंभों में हमें दो प्रकार के स्तंभों की जानकारी मिलती है। मुख्य भवन के स्तंभ तथा गलियारों के स्तंभ, इन दोनों स्तंभों की सजावट में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। विजयनगर वास्तुकला की एक विशेषता यह भी रही है कि मुख्य मंदिरों को एक सहायक मंदिरों की श्रृंखला के साथ जोड़ा गया है, जिसे अमन शिरीन कहकर पुकारा जाता है। तो यहाँ पे जो मंदिरों का निर्माण, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि बहुत अधिक हमें विजयनगर साम्राज्य के समय में देखने को मिलता है। मंदिरों के सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसमें कि स्तंभों का बहुत अधिक उपयोग होता था, और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा मंदिरों के साथ में सहायक मंदिरों की एक श्रृंखला भी होती थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की जो वास्तुकला थी उसे बहुत अधिक विशिष्ट बना देता है। विजयनगर के मंदिरों के निर्माण में संगीत के गुण रखने वाले स्तंभों का प्रयोग हुआ है,
और यही कारण है कि इन्हें संगीतात्मक स्तंभ भी कहा गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि संगीत में लय जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लय का मतलब है कि एक सिलसिलेवार ढंग से किसी भी चीज़ को हम कहते हैं और सुनते हैं, और उसी का हमें जो है यहाँ पे उल्लेख या उसका उपयोग हमें मंदिरों के निर्माण में भी देखा जाता है। या फिर यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वास्तुकला दिखाई देता है मंदिरों के निर्माण में, वो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक संगीत को जैसे हम सजाते हैं लय में, उसी प्रकार से मंदिरों के निर्माण में भी वास्तुकला को भी सजाया गया था। अगर हम इस श्रेणी के उदाहरण की बात करते हैं तो इसके उदाहरण स्वरूप हम विजय विट्ठल मंदिर के स्तंभों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो विजय विट्ठल मंदिर है उसमें जो स्तंभों का निर्माण किया गया है वो बहुत ही विशिष्ट और सुंदर है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि संगीतात्मक स्तंभ जो हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला में, और यही हमें विजय विट्ठल मंदिर के स्तंभों में दिखाई देता है। विजयनगर वास्तुकला में इमारतों, भवनों, मंदिरों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलता है। अभी जैसा मैंने आप लोगों से कहा, फिर से मैं यहाँ पे ये दोहराना चाहूँगी कि विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला में स्तंभों का प्रयोग बहुत अधिक होता था, यह बहुतायत मात्रा में होता था, और यही विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला को विशेष भी बनाता है। इसका प्रमाण यह है कि 1000 स्तंभों वाला मंडप जो विजयनगर के मंदिर कला से संबंधित वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्तंभों की विशेषता यह है कि इन स्तंभों पर राजा रानी के चित्र तथा दान देने वाले लोगों का नाम उत्कीर्ण है। यहाँ पे क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो रहा था वो जितने भी इसके शासक थे वो शक्तिशाली थे, वैभवशाली इनका जो साम्राज्य था वह रहा था। राजा रानी का साम्राज्य में बहुत अधिक महत्व था और इन्हें उच्च स्थान प्राप्त था, और वही हमें स्तंभों में भी दिखाई देता है, क्योंकि स्तंभों में हमें राजा रानी के चित्र भी उकेरित मिलते हैं, साथ ही साथ दान देने वाले लोगों का नाम भी उत्कीर्ण मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दान देने का जो प्रथा था, जिस प्रकार से प्राचीन भारत के समय में रहा था, उसी प्रकार से हमें विजयनगर साम्राज्य के समय में भी देखने को मिलता है। यदि हम विजयनगर साम्राज्य के विषय में बात करते हैं तो उस समय दिल्ली सल्तनत के शासन होने के बावजूद, जिस समय तुगलक वंश के शासक, या वो मुगल मोहम्मद बिन तुगलक रहे हों या फिरोज शाह तुगलक रहे हों, सभी ही शक्तिशाली शासक रहे थे, और उनके बीच में स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में विजयनगर की स्थापना का होना, साथ ही साथ इतने वैभवशाली तरीके से विजयनगर साम्राज्य का स्थापित होना, और जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं किसी भी साम्राज्य के, या वो आर्थिक पक्ष रहा हो या राजनीतिक हो या वास्तुकला हो, सभी ही क्षेत्र में हमें बहुत अधिक प्रगति देखने को मिलती है। उस समय, जिस समय हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रचार प्रसार अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के समय से ही हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक भी प्रयासरत रहा था कि दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित कर सके, जैसा कि हम जानते भी हैं कि वो डुअल कैपिटल या दोहरा जो है वो राजधानी के को स्थापित करने के पक्ष में रहा था, पहला दिल्ली और दूसरा देवगिरी में, जिसका नाम दौलताबाद रखा गया था। यह दर्शाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अधिक प्रभावित था जो धन संपदा रही थी दक्षिण भारत की, और इसी वजह से वहां पे कहा जाता है कि उसने अपनी राजधानी को स्थापित करने का प्रयास दौलताबाद में भी किया था। परंतु क्योंकि विजयनगर की स्थापना इसी समय हो पाई थी दिल्ली सल्तनत के काल में, तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य का महत्व जो है वो बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम साम्राज्य के समय में एक हिंदू साम्राज्य का शक्तिशाली तौर पे उभर करके सामने आना और स्थापित होना, और साथ ही साथ सभी ही क्षेत्र में प्रगति करना विजयनगर साम्राज्य को इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी जितने भी महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण किया गया था विजयनगर साम्राज्य के समय में। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।